हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधित एंजाइम पढ़े थे। तो ये तो पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब किसी सेल में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाए जाते हैं तो उस जीन में आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू गए हुए डिज़ायर्ड जीन या फॉरेन जीन के साथ वो बंध बना लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है और उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। इसलिए इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वो उसके गुणन पे प्रतिबंध लगा रहा है, इसलिए इसे प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या फंक्शन था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए सेगमेंट की रेस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करके, उनको पहचान करके फिर वहाँ से कट लगाते हैं। ये कट दो तरह से लगा सकते हैं, कोहेंसिव एंड्स एंड ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स में दोनों सूत्र समान पैलिंड्रोम सीक्वेंस से करते हैं, जबकि कोहेंसिव एंड्स में कुछ क्षारक लंबा, कोई भी एक सूत्र कुछ क्षारक लंबा कटता है, ठीक है, वहाँ पे जाके ये कट लगाते हैं। कोहेंसिव एंड्स में एकल सूत्र प्राप्त होता है हर एंड पे, 3' एंड पे भी और 5' एंड पे भी डीएनए का सिंगल फ्रेगमेंट उपलब्ध होता है। ये तो ही अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बेसिक्स की बात जो हमने की थी लास्ट क्लास में। उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनको न्यूक्लियस एंजाइम की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जल अपघटन करके डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियस एंजाइम की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मैंने बताया था कि जो एंड्स से काटता है उसे एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। तो जैसे कि ये 5' एंड है, ये 3' एंड है, तो ये अगर एंड से काट रहा है मीन्स ये समझ लो ये कोई डीएनए है। इस डीएनए के ये दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जिनकी ये पहचान करेगा, पहचान करके ये इन्हें सिरों से काट देगा। तो ये हुए एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे कि ये डीएनए को मध्य से काटने का कार्य करते हैं, अर्थात डीएनए सेगमेंट के बीच में किसी रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानेगा और वहाँ से काटेगा, इसलिए इन्हें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में सबसे पहला खोजा जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंड थर्ड, जिसे कौन से सन में खोजा गया था, 1970 में। सबसे पहला खोजा जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड थर्ड है, जिसे 1970 में खोजा गया था, किसके द्वारा, हैमिल्टन स्मिथ के द्वारा। तो इसी के नाम पे इसे हिंड थर्ड नाम दिया गया। तो आपको कोई पूछे कि सबसे पहले खोजा जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, तो सबसे पहले खोजा जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड थर्ड है, जिसे 1970 में खोजा गया था। और इसके खोजकर्ता कौन से हैं, हैमिल्टन स्मिथ, जिनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। तो अब देखो, मैंने लास्ट आपसे बोला था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा उत्पन्न ब्लंट एंड्स को कुछ चेंजेस कर दिया जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ब्लंट एंड्स बनाते हैं उन ब्लंट एंड्स में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उन्हें कोहेंसिव एंड्स में परिवर्तित कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उत्पन्न ब्लंट एंड्स में परिवर्तन, यह है आपकी हेडिंग। तो इसमें क्या करते हैं
कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में 3' व 5' सिरे पे मनचाहा या आवश्यकता अनुसार हम चेंजेस कर सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए में उत्पन्न ब्लंट एंड्स के 3' व 5' पे हम आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कि 3' पे OH और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। आपको पता है कि 3' सिरे पे डीएनए के 3' सिरे पे OH व 5' सिरे पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये सभी को पता है कि डीएनए के जो हेलिक्स होते हैं उन हेलिक्स में 3' सिरे पे OH और 5' सिरे पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ब्लंट एंड्स उत्पन्न करते हैं उन ब्लंट एंड्स में हम आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। वो चेंजेस कैसे होंगे कि हम 3' से OH समूह हटा दें और 5' से फॉस्फेट समूह को हटा दें। तो इस प्रकार इन दोनों ग्रुप्स को या दोनों में से एक ग्रुप को हम हटा के उसके जो एंड्स होते हैं उनमें मनचाहा परिवर्तन कर सकते हैं। या सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो 3' से OH ग्रुप को हटा के वो 5' से फॉस्फेट ग्रुप को हटा के हम इनमें आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंजेस भी 2 टाइप से हो सकता है, बाई पॉली ए टी टेल। तो फर्स्ट चेंज हम कैसे कर सकते हैं? पॉली ए टेल के द्वारा। अब देखो, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पॉली ए टेल के द्वारा हम उसमें चेंजेस कैसे करें। मैं इसको पहले डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ जिससे इजीली ही आपको समझ में आ जाएगा। ये है डीएनए के खंड, तो डीएनए ए, ये है डीएनए बी, ये इसका 5' ये है 3' 5' 3' एंड 3' एंड 5' एंड। पॉली ए टेल ट्रीटमेंट ये है पॉली टी टेल ट्रीटमेंट। कोहेंसिव एंड्स अब देखो, मैंने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उत्पन्न ब्लंट एंड्स में हम मनचाहा या आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे? वो 2 टाइप से होता है। एक तो फर्स्ट टाइप है बाई पॉली ए टेल, मीन्स पॉली ए टेल के द्वारा हम ब्लंट एंड्स को कोहेंसिव या ससंजक एंड्स में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो, ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये ब्लंट एंड्स हैं किसके? डीएनए के ब्लंट एंड्स, जो किससे उत्पन्न हुए हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने से उत्पन्न हुए हैं। तो इन ब्लंट एंड्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ? इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटने से ये ब्लंट एंड्स उत्पन्न हो गए। अब हमें इन्हें कोहेंसिव या ससंजक एंड्स में बदलना है। तो क्या करेंगे हम इसको बदलने के लिए?
अब हम क्या करेंगे, इन ब्लंट एंड्स के 2 डीएनए सेगमेंट्स लेंगे। जैसे कि ये डीएनए ए है, ये डीएनए बी सेगमेंट है, तो 2 सेगमेंट ले लिए जिनके एंड्स क्या है, ब्लंट एंड्स। आप देख सकते हो ये भूतरे ब्लंट एंड्स हैं, इनमें कोई भी एक सिरा थोड़े चालक अनुक्रम बड़ा नहीं है। तो इन्हें कोहेंसिव एंड्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, पॉली ए टेल का ट्रीटमेंट देंगे। किस एंजाइम की उपस्थिति में, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में इन्हें पॉली ए टेल का ट्रीटमेंट देंगे। कंसिडर करो ये सेगमेंट ए है, इसे किसका ट्रीटमेंट दिया, पॉली ए टेल का ट्रीटमेंट। तो पॉली ए टेल का ट्रीटमेंट दिया तो 3' सिरे से क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप 3' सिरे से OH ग्रुप हट जाएगा। 3' सिरे से OH ग्रुप हटा और क्या आके जुड़ा यहाँ पे, ए टेल। तो ए टेल की यहाँ पे सीक्वेंस आके जुड़ गई, कहाँ, 3' सिरे पे, और ये एंड्स किस में बदल गए, कोहेंसिव एंड्स में। ठीक उसी प्रकार जो डीएनए बी है या बी सेगमेंट है डीएनए का, उसे हमने टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में पॉली टी टेल ट्रीटमेंट दिया। पॉली टी टेल मीन्स बहुत सारे टी जो क्षारक अनुक्रम होते हैं, वो टी क्षारक अनुक्रम एंड्स पे टेल की तरह आके जुड़ गए, एक पूंछ की तरह आके जुड़ गए। कहाँ पे, एंड्स पे, इनके सिरों पे। तो यहाँ से भी 3' सिरे से किसका रिमूवल हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, OH ग्रुप का यहाँ पे रिमूवल हो गया, और यहाँ पे पॉली टी टेल मीन्स टी क्षारक अनुक्रम, बहुत सारे टी क्षारक अनुक्रम यहाँ पे पुच्छ की तरह या टेल की तरह आके जुड़ गए। तो ये जो एंड्स पहले क्या हुआ करते थे, ब्लंट एंड्स हुआ करते थे, वो अब इन क्षारकों की उपस्थिति में कैसे हो गए, कोहेंसिव एंड्स। और जब इन दोनों को आगे जाके हाइब्रिड करवाते हैं तो ये आसानी से एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉली टी टेल को पॉली ए टेल मिल जाएगा और उस पॉली टी टेल को भी पॉली ए टेल मिल जाएगा। इस तरह इन ब्लंट एंड्स को कोहेंसिव एंड्स में चेंज करने का कार्य किया जाता है पॉली ए टेल के थ्रू। फिर आता है दूसरा टाइप, इसमें ब्लंट एंड्स को कोहेंसिव एंड्स में चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लिंकर सीक्वेंस की। तो इस टाइप में ब्लंट एंड्स को या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उत्पन्न ब्लंट एंड्स को कोहेंसिव एंड्स में चेंज करने के लिए लिंकर सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। अब देखो इसमें अपना ये है डीएनए सेगमेंट, ठीक है। अब इसमें लिंकर सीक्वेंस का यूज़ लेंगे हम। ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंस हुई, लिंकर सीक्वेंस, और ये हुआ अपना नॉर्मल ब्लंट एंड डीएनए, ठीक है। अब क्या करेंगे, T4 लाइगेज एंजाइम का ट्रीटमेंट देंगे। अब देखो, देख लिया आपने कि उसमें क्या हुआ था, हमने पॉली ए टी टेल का ट्रीटमेंट दिया था, जिसमें एक जो डीएनए ए था उसे पॉली ए टेल का और डीएनए बी को पॉली टी टेल का ट्रीटमेंट दिया था, जिससे ब्लंट एंड्स को हमने कोहेंसिव एंड्स में चेंज कर दिया था। किसकी उपस्थिति में, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसमें क्या करते हैं, इसमें पॉली ए टेल के स्थान पे किसका यूज़ करते हैं, लिंकर सीक्वेंस का। ये लिंकर सीक्वेंस एक्चुअल में कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी हमें डीएनए से ही प्राप्त होती है, अर्थात ये भी डीएनए की सीक्वेंस ही होती है। तो इनके द्वारा किस प्रकार से हम ब्लंट एंड्स को कोहेंसिव एंड्स में चेंज करेंगे। देखो ये है अपना नॉर्मल ब्लंट एंडेड डीएनए, जिसके एंड्स कैसे हैं, ब्लंट्स, जिसके सिरे कैसे हैं, भूतरे सिरे या ब्लंट एंड्स हैं। ये है लिंकर सीक्वेंस। अब इन लिंकर सीक्वेंस को इस ब्लंट एंड से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे,
T4 लाइगेज एंजाइम का ट्रीटमेंट देंगे। T4 लाइगेज एंजाइम क्या करने का कार्य कर रहा था? डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का कार्य कर रहा था T4 लाइगेज एंजाइम, जो एक ग्लू की तरह, गोंद की तरह कार्य करता है। तो ये जो T4 लाइगेज एंजाइम है, इन ब्लंट एंड्स पे लिंकर सीक्वेंस को जोड़ने का कार्य करेगा। कैसे? इस प्रकार से। देखो, ये जो लिंकर सीक्वेंस है, इन्हें हम T4 लाइगेज एंजाइम का ट्रीटमेंट देंगे तो इस प्रकार से इसके कोहेंसिव एंड्स प्राप्त होते हैं। ये कोहेंसिव एंड्स ऐसे भी प्राप्त हो सकते हैं, आप इन्हें यूँ हाइड करके भी देख सकते हो कि आप देख रहे हो कि ये जो ब्लंट एंड हुआ करते थे, इसको मैं अगर इस पोर्शन को हाइड कर दूँ तो ये ब्लंट एंड है। और अगर हम इन्हें लिंकर सीक्वेंस देते हैं, लिंकर सीक्वेंस लिंक करने वाली सीक्वेंस, जो एक डीएनए को दूसरे डीएनए से लिंक कर दे, जोड़ दे, वही होगी लिंकर सीक्वेंस। तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, आप देख सकते हो, यूँ इसके कोहेंसिव एंड्स प्राप्त हो गए और हम कोहेंसिव एंड्स के बाद में इनमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का भी सिंथेसिस हो सकता है, या हम इन्हें इस प्रकार से भी देख सकते हैं। आइदर हम इनको रब कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि इनके जो क्षारक अनुक्रम है वो कोहेंसिव एंड्स में चेंज हो गए। और इस टाइप से भी आप देख सकते हो कि इस तरह हमने 3' या OH सिरे को, तो हमने जनरली क्या हटाया यहाँ पे, उसमें सिर्फ 3' OH को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा रहे थे। इसमें 3' OH व 5' P मीन्स 3' सिरे से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5' सिरे से फॉस्फेट ग्रुप को हटाकर इस तरह कोहेंसिव एंड्स में हमने इस डीएनए को चेंज कर दिया। अब देखो, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटने का कार्य करते हैं। इसलिए क्योंकि ये काट रहे हैं तो इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में या आणविक कैंचियों के रूप में काम में लेते हैं। सेकंड थिंग, प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक रिकॉग्निशन स्थल होता है, रिकॉग्निशन साइट होती है। उस रिकॉग्निशन साइट से पहचान के ही वह डीएनए पे कट लगाने का कार्य करता है। थर्ड थिंग क्या होती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब यूज़ लेते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, तो उसमें वेक्टर और डिजायर्ड जीन दोनों को सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उत्पन्न, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर व डिजायर्ड जीन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है। क्यों काटा जाता है? ताकि जो प्राप्त होने वाले एंड्स होते हैं या प्राप्त होने वाली जो सीक्वेंस होती है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक हो। मीन्स ए टी के साथ जुड़े, जी सी के साथ जुड़े, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ लेते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर किसी होस्ट जीन में या होस्ट सेल में उपस्थित है तो उस होस्ट सेल में फॉरेन जीन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके गुणन पर रोक भी लगा देते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं हमेशा द्विसूत्रीय डीएनए पे कट लगाने का कार्य ही करते हैं। उसके अलावा इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा कोहेंसिव या चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं, जिससे ये T4 लाइगेज एंजाइम का कार्य और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं। अब देखो, मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के एंड्स बनाता है, ब्लंट एंड्स और कोहेंसिव एंड्स। तो जो कोहेंसिव एंड्स होते हैं वो सिरों से कैसे होते हैं? चिपचिपे। तो चिपचिपे होने के कारण ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काटेंगे तो कोहेंसिव एंड्स बनेंगे। वो कोहेंसिव एंड्स चिपचिपे होने के कारण T4 लाइगेज एंजाइम जो एक ग्लू की तरह कार्य करता है, उस T4 लाइगेज एंजाइम के कार्य को और भी ज़्यादा आसान कर देता है। इस तरह से आपके वेक्टर्स यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट क्लास में
मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। तो वेक्टर्स क्या होते हैं वो जनरल यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। वेक्टर्स फॉर जीन ट्रांसफर हेतु वाहक। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी पढ़े थे और वेक्टर्स भी पढ़े थे। तो वहाँ पे वेक्टर्स वर्ड आया था, इसका क्या यूज़ होता है, मैंने बताया था कि ये फॉरेन या डिजायर्ड जीन को जोड़ने का कार्य करता है और उसे एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर क्या होता है तो क्या जवाब होंगे कि वेक्टर्स ऐसे जीव होते हैं जो फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन के निवेश से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं और उस जीन को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। तो क्या होंगे वेक्टर्स? एक्चुअल में वेक्टर्स ऐसे जीव होते हैं जो डिजायर्ड या फॉरेन जीन को अपने में निवेश करते हैं या अपने साथ इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक सेल से दूसरी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं और उसका रेप्लिकेशन करने का कार्य करते हैं। तो होस्ट के कुछ गुण होने चाहिए कि एक जो आइडल बोल सकते हैं हम कि एक आइडल होस्ट के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो आइडल होस्ट के गुण फर्स्ट ये होने चाहिए कि उसमें रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता हो। कोई भी अगर होस्ट है उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, उसमें रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, अर्थात वो अपने अंदर प्रतिलिपिकरण कर सके। कैसे? अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सके। तो इसमें रेप्लिकेशन का गुण पाया जाना चाहिए। ठीक है, अब रेप्लिकेशन का गुण पाया जाना चाहिए, इट मीन्स रेप्लिकेशन का गुण क्यों पाया जाना चाहिए? क्योंकि अगर हम इसमें कोई फॉरेन या डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर रहे हैं, समाकलित कर रहे हैं, तो जब उसका इंसर्ट होता है तो इसका जब रेप्लिकेशन होगा तभी तो उसमें रेप्लिकेशन होगा। इसलिए इसमें रेप्लिकेशन का गुण या ऑटोनोमस गुण होना चाहिए, स्वायत्तता का गुण होना चाहिए। जो वेक्टर होता है वो वेक्टर होस्ट सेल के वेक्टर से स्वतंत्र रेप्लिकेशन करता हो। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि जो वेक्टर होता है उस वेक्टर को अगर हम किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये उस होस्ट सेल के प्लाज्मिड से या उस होस्ट सेल के क्रोमोसोम से स्वतंत्र रूप से अपना रेप्लिकेशन करता हो। उसका मतलब ये नहीं कि ये किसी होस्ट सेल में चला गया तो उसकी प्लाज्मिड के साथ जुड़कर ये अपने आप में रेप्लिकेशन करे, नहीं, इसमें स्वतंत्र रेप्लिकेशन का गुण पाया जाना चाहिए। थर्ड थिंग, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पहचान स्थल हेतु रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। थर्ड थिंग क्या है, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के पहचान स्थल हेतु रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, आसानी से होस्ट सेल में प्रवेश होना चाहिए। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ये आसानी से होस्ट सेल में प्रवेश हो चुके और इसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन आसान हो। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फर्स्ट थिंग, ये ऑटोनोमस होना चाहिए, इसमें रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए ताकि ये अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना सके। इसमें स्वतंत्र रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए ताकि ये किसी होस्ट में अगर हम इसको ट्रांसमिट करें तो ये आसानी से अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना सके बिना
प्लाज्मिड से प्रभावित हुए या प्लाज्मिड के मल्टीप्लिकेशन से प्रभावित हुए बिना। थर्ड थिंग, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, पहचान स्थल होने चाहिए। थर्ड थिंग, ये आसानी से किसी होस्ट सेल में प्रवेश कर सकता हो। थर्ड थिंग, इसका आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन मीन्स इसका विलगन और इसका चयन आसानी से हो सके और होस्ट सेल में जाने के बाद में ये अपनी मल्टीपल कॉपीज आसानी से बना सके। ठीक है, उसके अलावा ये जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं वेक्टर्स के टाइप्स कवर करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।